Hello everyone. So welcome to the second part of our polity series. पॉलिटी की सीरीज कर रहे हैं हम और जिसमें ये सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में हमें आज देखनी है डेफिनेशंस। ठीक है ना। लास्ट क्लास में मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे चुका हूँ और आज की क्लास में हमें डेफिनेशंस और इससे रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस देखने हैं। तो आई होप आपके पास आज अपना बेयर एक्ट होगा। बेयर एक्ट जैसा मैंने आपको कल बताया था और बेयर एक्ट में आपको एक बार और दिखा देता हूँ। ऐसा होता है बेयर एक्ट। ठीक है। तो ये बेयर एक्ट आपके पास होना चाहिए। इसमें आ जाओ आर्टिकल 366 पर। आज हम 366 से स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। स्टार्ट करते हैं। तो इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, देखो सारी डेफिनेशंस मैं आपके साथ इन डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। जो रेलेवेंट डेफिनेशंस हैं, जो मुझे लगता है कि ये डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है या थोड़ी कंफ्यूजिंग डेफिनेशंस है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बाकी जो इजी डेफिनेशंस है वो आप खुद से पढ़ सकते हो। ठीक है। बिकॉज अदरवाइज अगर एक एक डेफिनेशन में कवर करने लग गया तो शायद 100 क्लासेस में भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा सब्जेक्ट। तो डेफिनेशन इजी डेफिनेशन है, जो मुश्किल है वो मैं आपको बता दूंगा और जिसमें कोई अमेंडमेंट है, जिसमें कोई रेलेवेंसी है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, unless the context otherwise requires, the following expressions have the meaning hereby respectively assigned to them। मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी ये वर्ड जहां भी यूज होंगे उनका मतलब ये होगा जो इस डेफिनेशन में डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, इजी टर्म्स में। एग्रीकल्चरल इनकम ये आप पढ़ सकते हो। सेकंड पर आ जाओ। हमें डिस्कस करना है एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन, ठीक है। एंग्लो इंडियन डिस्कस करना है हमें। इसको थोड़ा सा लाइट कर लेता हूँ। आई होप आपको दिखेगा। एंग्लो इंडियन की बात करते हैं। एंग्लो इंडियन क्या होगा? एंग्लो इंडियन के बारे में आपने सुना भी होगा और कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा एंग्लो इंडियन के बारे में। तो एंग्लो इंडियन कौन होता है? एंग्लो इंडियन मीन्स अ पर्सन whose father or any of whose father or any of other male progenitors in the male line is or was European descent, who is domiciled within the territory of India and is or was born within such territory of parents habitually resident therein and not established there for temporary purpose only। मतलब देखो, जब हमारी कंट्री आजाद हुई, जब हमारी कंट्री 1947 में आजाद हुई, तो कॉन्स्टिट्यूशन 1949, ये तो मैं आपको सारी चीजें डिस्कस कर चुका हूं। हाँ, एक चीज और थी कि ये कितने टाइम पीरियड में कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, इसका टाइम पीरियड क्या था? 2 years, 2 years 11 months and 18 days if आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है ना, कैलकुलेट कर लेना। कई जगह आपको 18 डेज की जगह, ये 18 डेज की जगह ना कई बार आपको 17 डेज भी लिखा हुआ मिलेगा। कई बार आपको मिलेगा कि 17 डेज लिखा हुआ, बट अगर 17 और 18 दोनों हो ना, अगर 17 और 18 दोनों आपके क्वेश्चन में हो, आंसर में हो, तो आई वुड से कि आप 17 को मार्क करो तो ज्यादा बेटर होगा। 17 को मार्क करो तो ज्यादा बेटर होगा और अदरवाइज 18, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है। मैंने कई क्वेश्चन पेपर्स में, कई बुक्स में मैंने देखा है कि कई जगह 18 लिखा हुआ है, कई जगह 17 लिखा हुआ है। तो अगर 18 है तो आप उस 18 को मार्क कर सकते हो। अगर दोनों दिए हुए 18 डेज और 17 डेज, तो आई वुड प्रेफर कि आप 17 को मार्क करो। ठीक है ना। तो ये एक चीज थी। तो हम क्या कर रहे थे? हम डेफिनेशन में एंग्लो इंडियन की बात कर रहे थे ना। एंग्लो इंडियन कौन होता है? एंग्लो इंडियन, देखो
1947 से पहले 1947 से पहले एज यू ऑल नो कि ब्रिटिशर्स ने हमारे कंट्री के ऊपर रूल किया हुआ था। ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री के ऊपर रूल कर रहे थे, तो ऑब्वियसली बहुत सारे ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में रहते थे। बहुत सारे, ये सपोज लंदन है, लंदन या यूके, यहाँ से बहुत सारे ब्रिटिशर्स जो है ना परमानेंटली इंडिया में ही रहने लगे। उन्होंने इंडिया को अपना परमानेंट होम बना लिया। कई ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर शादी कर ली थी, कई ब्रिटिशर्स यहाँ पर प्रॉपरली एस्टेब्लिश हो गए थे, यहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश कर ली थी। तो वो सारे ब्रिटिशर्स यहीं रहने लग गए थे इंडिया में। जब हमारा देश आजाद हुआ, इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद भी वो वापस नहीं गए थे, वो यहीं पर रह गए थे परमानेंटली। तो मान लो एक ब्रिटिशर था और एक इंडियन फीमेल थी, एक ब्रिटिशर मेल था और इंडियन फीमेल थी। उन दोनों ने शादी कर ली, तो उनके कोई भी चाइल्ड हुआ, कोई भी जो चाइल्ड हुआ, इसको आप एंग्लो इंडियन बोल सकते हो, एंग्लो इंडियन। या फिर जो ब्रिटिशर्स परमानेंटली यहाँ पर रह गए थे, जो ब्रिटिशर्स परमानेंटली यहाँ पर रह गए और उनके जो बच्चे हुए, तो मान लो उसमें दोनों जो है, दोनों ब्रिटिशर्स है, मेल भी और फीमेल भी, बट उनकी इंटेंशन परमानेंटली इंडिया में रहने की थी। और उनसे कोई यहाँ पर चाइल्ड होता है, तो उसको भी एंग्लो इंडियन बोला गया। और इस कंडीशन में भी एंग्लो इंडियन बोला गया अगर एक ब्रिटिशर जो है वो मेल है और फीमेल इंडियन है, इस केस में भी उसको एंग्लो इंडियन बोला जाता है। ठीक है, अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ एंग्लो इंडियन के बारे में, क्योंकि हमें देखना है, ये जो एंग्लो इंडियन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी रेलेवेंसी क्या है कि हमें देखना है सेक्शन 331 को और आर्टिकल 331। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल जो होते हैं सेक्शन नहीं होते हैं, तो हमें देखना है 331। आप अपने बेयर एक्ट में आर्टिकल 331 निकालो, आर्टिकल 331 मैं आपको यहां दिखाता हूं इस पे स्क्रीन पर। क्या हो गया ये 331 अपने बेयर एक्ट में निकालो आप। आ गया, ठीक है। 331 इसकी बात करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 81 हम देखेंगे, अभी 81 की रेलेवेंसी नहीं है। ये कह रहा है 81 में कुछ भी लिखा हो, द प्रेसिडेंट में if he is of opinion that Anglo-Indian community is not adequately represented in the House of People, nominate not more than 2 members of that community to the House of People। ठीक है, nominate not more than 2 members। देखो मैं आपको बेयर एक्ट अप्रोच से पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बेयर एक्ट इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि सबसे पहली बात, दिस इज द लॉ, ये रियल लॉ है। और आप अगर बेयर एक्ट से एक बार पढ़ना सीख जाओगे, बेयर एक्ट को पढ़ना सीख जाओगे, बेयर एक्ट आपको अगर प्रॉपर तरीके से याद होगा ना, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई और लक्ष्मीकांत या कोई और बुक, किसी और बुक की रेफरेंस होगी, क्योंकि ये जितनी एक्यूरेसी और जितनी, मैं कहूंगा कि जितना परफेक्टली आप बेयर एक्ट से सीख सकते हो शायद और कोई तरीका नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस जरूर है, बट बेयर एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं तो आपको यही कहूंगा कि बेयर एक्ट आपको बेयर एक्ट से ही पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आपको बेयर एक्ट पढ़ना चाहिए, उसके बाद तो एमसीक्यूज या और भी कुछ आपको किसी और चीज से रेलेवेंसी कोई और चीज आपको पढ़नी है तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन सबसे पहले आपको बेयर एक्ट पढ़ना चाहिए। ठीक है, और मैं आपके लिए इजी करता जा रहा हूँ, आपको समझाता जा रहा हूँ सारे आर्टिकल्स, तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए।
अब देखो एंग्लो इंडियन की हमने डेफिनेशन पढ़ी, हमने समझा कि एंग्लो इंडियन होता कौन है। अब उसके बाद ये एक रिजर्वेशन है एंग्लो इंडियन की। एंग्लो इंडियन के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए हुए हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। आप एक काम और करते जाओ, जो जहां पर भी जैसे 366 है ना, 366 डेफिनेशन जो क्लॉज है, उसमें सेकंड पार्ट जो हमारा एंग्लो इंडियन है, उसी के वहां पर उसी के साथ में यहाँ पर आप मेंशन इधर उधर उसी के 366 बी के यहाँ पर आप बैरक में मेंशन कर लो 331 वहीं पर मेंशन कर लो ये, ठीक है। उससे ये होगा कि आप बाद में जब रिवाइज करोगे ना, तो आपको ये प्रोविजन याद आ जाएगा और वहां पर लिखा हुआ आपको मिलेगा, तो आप इसको पढ़ सकते हो। तो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 81 में कुछ भी लिखा हो, द प्रेसिडेंट, अब आप ये थोड़ी चीजें ध्यान से देखना, मैं आपको बैरक पढ़ना भी सिखा रहा हूँ साथ साथ में। द प्रेसिडेंट में इफ ही इज ऑफ द ओपिनियन, अगर प्रेसिडेंट को लगता है दैट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी है वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है हाउस ऑफ पीपल में। हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल का मतलब होता है लोकसभा। ये सब हम करेंगे, डिटेल में करेंगे ये सब हम। अभी बस इतना जान लो कि इसका मतलब लोकसभा होता है, इसका मतलब लोकसभा होता है। इसमें क्या मेंबर होते हैं, कैसे इलेक्ट होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, कहां पर दिया हुआ है, सब कुछ करेंगे हम। अभी सिर्फ इतना जान लो आप कि ये लोकसभा होता है। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं किया गया लोकसभा में, लोकसभा में हाइपोथेटिकली अभी के लिए मान लो कि 530 मेंबर हैं और उसमें सपोज एक भी मेंबर नहीं है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का, एक भी मेंबर नहीं है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का, तो ये जो आर्टिकल है 331, ये एक स्पेशल प्रोविजन बनाता है। ये कहता है कि प्रेसिडेंट को अगर ऐसा लगता है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है हाउस ऑफ पीपल में, तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है नॉट मोर देन 2 मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी टू द हाउस ऑफ पीपल। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो 2 आदमियों को नॉमिनेट करके हाउस ऑफ पीपल में भेज सकता है। ठीक है, ठीक है, एक ही हो गया। अब इसके बाद आप आ जाओ 334 के ऊपर। इसके बाद ये समझ आ गया ना आपको, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो 2 आदमियों को नॉमिनेट कर सकता है, कोई इलेक्शन की जरूरत नहीं है। 2 आदमियों को, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो आदमी, उनको 2 आदमियों को इलेक्ट कर कर, वो सॉरी नॉमिनेट कर कर, और पार्लियामेंट में भेज सकता है, लोकसभा में। ठीक है, यहां आ जाओ 334 के ऊपर। अगर आपके पास पुराना बेयर एक्ट है तो पुराने बेयर एक्ट में ये है, ये पुराना बेयर एक्ट है मेरे पास जो मैंने खोल रखा है इधर, ये, और ये दूसरा नया वाला बेयर एक्ट है। ठीक है ना, एक पुराना बेयर एक्ट मिलेगा आपको और एक नया मिलेगा। नए में कुछ अमेंडमेंट्स हुई थी, ठीक है, अमेंडमेंट्स, ये आपको 104th अमेंडमेंट जो मिलेगी। ये नीचे शॉर्ट नोट्स होते हैं, जो लाइन के नीचे ऐसे लाइन बनी होती है ना बेयर एक्ट में, इस बेयर एक्ट के नीचे जो होते हैं ये सब शॉर्ट नोट्स होते हैं, और ऊपर क्या अमेंडमेंट हुई है, क्या चीजें चेंजेस क्या हुए हैं, वो आपको नीचे इधर देखने को मिल जाएंगे। जैसे ये इधर 1 लिखा हुआ है ना, तो इधर 1 से आप ये देखोगे कि ये 1 कहाँ लिखा हुआ है, बेयर एक्ट में यहाँ लिखा हुआ है। तो ये फर्स्ट वाले की बात ये कर रहा है कि पहले में 104th अमेंडमेंट की बात हम कर रहे हैं। 104 जो अमेंडमेंट हुई ना, देखो कुछ अमेंडमेंट्स बहुत रेलेवेंट होती है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि इस अमेंडमेंट में क्या हुआ, इस अमेंडमेंट में क्या हेल्ड हुआ, या इस अमेंडमेंट से क्या चेंज हुआ। तो कई बार अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कुछ ऐसी अमेंडमेंट है जैसे 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, ये तो आपको बहुत ही रेगुलरली क्वेश्चन जो पूछे गए ना, वो इन अमेंडमेंट्स के ऊपर रिसेंट कुछ एग्जाम्स में, रिसेंट एग्जाम्स में मैंने देखा 102nd 104th इन अमेंडमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आए हुए थे। तो कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होती है, उनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो रिजर्वेशन ऑफ अ सीट, पहले हम पुराना बेयर एक्ट देखते हैं। ये देखो, ये पुराना बेयर एक्ट है 104th अमेंडमेंट से पहले, पहले क्या प्रोविजन था वो देखो एक बार। अगर आपके पास पुराना बेयर एक्ट है तो उसमें यही होगा सेम, नया है तो नए में ये लिखा होगा, ये नया है।
पुराना देख लेते हैं, फिर आपको नया समझ आएगा कि चेंजेस क्या करें 104th अमेंडमेंट से। तो notwithstanding anything in the foregoing provisions of this part, the provisions of this constitution relating to the reservation of a seat for the scheduled caste and scheduled tribes, ये तो SC/ST की बात कर रहा है, SC/ST की बात कर रहा है, ठीक है ना। इन द हाउस ऑफ पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, ये हम बाद में देखेंगे। आप बी पॉइंट पर आओ, बी पॉइंट पर the representation of Anglo-Indian community in House of People and in the legislative assemblies of the state by nomination. Legislative assembly और House of People, legislative assembly जो होती है ना, इसको विधानसभा बोलते हैं। स्टेट में, राज्य में जो देखो सेंटर में क्या होती है, संसद, जिसको लोकसभा बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको जब हम ये वाले पार्ट को पढ़ेंगे, चैप्टर को पढ़ेंगे, तो उसमें बताऊंगा। अभी फिलहाल आप सिर्फ एंग्लो इंडियन वाली बात पे ध्यान दो। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द हाउस ऑफ पीपल एंड इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट बाय नॉमिनेशन शैल सीज, देखो ये रिजर्वेशन की बात है कि 334 आर्टिकल में कुछ रिजर्वेशन दी हुई थी ना एंग्लो इंडियन को, तो उसका टाइम पीरियड क्या था, shall cease to have effect on the expiration of a period of 70 years। क्या टाइम पीरियड था उसका, 70 साल टाइम पीरियड था। कब से, देश के आजाद होने से, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से, ठीक है, 1950 से 70 साल तक ये रिजर्वेशन थी नॉमिनेशन वाली, ठीक है। फॉर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, तो कब कमेंस हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, 1950 में। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट एनी रिप्रेजेंटेशन इन द हाउस ऑफ पीपल और इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट अंटिल द डिसोल्यूशन ऑफ दिस एग्जिस्टिंग हाउस, इसको छोड़ो। तो हमारे लिए रेलेवेंट अभी फिलहाल के लिए इतनी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। ये पुराना एक्ट है, पुराना मतलब इसमें 104th अमेंडमेंट नहीं है। 104th अमेंडमेंट से क्या चेंजेस हुए, 104 से क्या चेंजेस हुए अमेंडमेंट से, वो आप नए एक्ट में इधर देखोगे, नए वाले में। नया देखते हैं तो ऊपर तो सेम है, यहां तक बी पार्ट तक। अब इसके आगे देखो, shall cease to have effect on the expiration of a period of 80 years in respect of the clause A। एक मिनट, क्या हो गया ये, इसको इरेज करता हूं आपके लिए एक बार। देखो 80 years in respect of clause A, in respect of clause A। A के लिए क्या कर दिया गया, A के लिए क्या कर दिया गया 80 years, और एंड 70 years in respect of clause B। तो इसका मतलब ये हुआ कि A के लिए तो रिजर्वेशन को कर दिया 80 years, और B के लिए रिजर्वेशन कितनी रखी, 70 years। इसका मतलब क्या हुआ, और कब से, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो मतलब ये तो 10 साल के लिए बढ़ा दी। अगर भैया 80 कर दिया, पहले क्या था, पहले आप देखोगे 70 इयर्स था ये पुराने वाले में, और नए वाले में क्या है, इसको 80 कर दिया, 80 इयर्स, डन है। तो 80 इयर्स का मतलब ये हुआ कि उस रिजर्वेशन को SC/ST की जो रिजर्वेशन है, जो उसकी SC/ST की रिजर्वेशन हाउस ऑफ पीपल में, लेजिस्लेटिव असेंबली में है, उसको इंक्रीज करके क्या कर दिया 80 इयर्स। और जो एंग्लो इंडियन की रिजर्वेशन थी उसको इंक्रीज नहीं करा, 104th अमेंडमेंट में। इसको याद रखना। इसका इफेक्ट क्या हुआ कि एंग्लो इंडियन की रिजर्वेशन खत्म हो गई। मतलब अब पार्लियामेंट में, अब हाउस ऑफ पीपल में प्रेसिडेंट किसी को नॉमिनेट नहीं कर सकते। वो रिजर्वेशन जो थी ना, नॉमिनेट
देखो रिजर्वेशन थी तब नॉमिनेट कर रहे थे, तो अब रिजर्वेशन खत्म हो गई, ठीक है ना। 2 सीट पहले क्या था कि मान लो सपोज हाइपोथेटिकली अगर 500 सीट हैं लोकसभा में, तो उनमें से 2 सीट रिजर्व रहती थी एंग्लो इंडियन की, 2 सीट रिजर्व रहती थी एंग्लो इंडियन की, इन पे सिर्फ एंग्लो इंडियन ही बनते थे एमपी। अब ये रिजर्वेशन हो गई खत्म, अब इस रिजर्वेशन को खत्म कर दिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप एंग्लो इंडियन बन ही नहीं सकते। एंग्लो इंडियन को अगर बनना है तो वो अपना इलेक्शन लड़े, जैसे और बाकी एमपी जो प्रोसेस से आते हैं पार्लियामेंट में, उस प्रोसेस से अपना इलेक्शन लड़े और एमपी बन जाए। लेकिन जो रिजर्वेशन थी ना उसको खत्म कर दिया। बट जो एससी एसटी की जो रिजर्वेशन है ना उसको इंक्रीज कर दिया 10 साल के लिए और 104th अमेंडमेंट में, ठीक है। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं। अब आगे आ जाओ, आप वापस आओ 366 के ऊपर आओ, अपने बेयर एक्ट में 366 निकालो वापस से, ज्यादा आगे आ गया इसमें। 366 निकालो अपने बेयर एक्ट में वापस से, और 366 के 24-25 पर आ जाओ। 366 से सब क्लॉज 24-25, ठीक है। 24-25 पर आ जाओ, यहां आ जाओ। 24-25, 24 किसकी बात करता है? 24 बात करता है शेड्यूल्ड कास्ट की, और 25 बात करता है शेड्यूल्ड ट्राइब की, ठीक है। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब। अब देखो, शेड्यूल्ड कास्ट का मतलब है मींस सच कास्ट, रेस और ट्राइब, ट्राइब को सर्कल कर लो आप, और पार्ट ऑफ अ ग्रुप विच सच कास्ट, रेस और ट्राइब आर डीम्ड अंडर द आर्टिकल 341। अब देखो 341 हम अभी नहीं करेंगे। 341 में डिफाइंड है शेड्यूल्ड कास्ट। शेड्यूल्ड कास्ट कौन होता है मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, आप उसको पढ़ लेना, समझ आ जाएगा। शेड्यूल्ड कास्ट में लिखा हुआ है, 341 में लिखा हुआ है, जो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट को अगर लगता है किसी स्टेट में किसी कास्ट को, रेस, ट्राइब को शेड्यूल्ड कास्ट अगर घोषित करना है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है, प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन से कर सकते हैं। और सिमिलरली पार्लियामेंट लॉ ला के भी उसको शेड्यूल में चेंज कर सकती है। ये लिखा हुआ है 341 में। तो शेड्यूल कास्ट कौन होते हैं? जो पार्लियामेंट लॉ ला के पास कर दे, या फिर प्रेसिडेंट को लगे तो प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन से कर दे। तो ये 341 में लिखा है, और सिमिलरली आर्टिकल 342 में शेड्यूल ट्राइब डिफाइंड है, ठीक है। वो आप पढ़ सकते हो अपने आप। इसमें क्या कहता है 24 में शेड्यूल्ड कास्ट, इसमें मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूं आपको, एक पर्टिकुलर पॉइंट बताना चाहता हूं, उसके लिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं। शेड्यूल्ड कास्ट मीन सच कास्ट, रेस और ट्राइब्स और पार्ट्स ऑफ ग्रुप्स within which such caste, race or tribe as are deemed under 341 to be scheduled caste for the purpose of this constitution। इसको भी आप अंडरलाइन कर लो, फॉर द पर्पज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो डिफरेंशिएशन है ना, ये इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए करी गई थी, लेकिन आज के टाइम में तो डिफरेंशिएशन में कुछ और ही मतलब निकाल लिया गवर्नमेंट ने और आम जनता ने। अदरवाइज इसका पर्पज ऐसा नहीं था, ये डिफरेंशिएशन करने का पर्पज इस तरीके का नहीं था जो आज के टाइम में चल रहा है। तो शेड्यूल कास्ट मीन्स सच कास्ट, रेस और ट्राइब्स। अब ये देखो ट्राइब्स लिखा हुआ है यहाँ, ट्राइब्स पढ़ते हैं। शेड्यूल ट्राइब्स मीन्स सच ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज और पार्ट्स ऑफ ग्रुप्स विद सच ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज एज आर डीम्ड अंडर आर्टिकल 342। तो ये 342 में डिफाइंड है, मैंने आपको बताया, ठीक है ना। टू बी शेड्यूल्ड ट्राइब्स फॉर द पर्पज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, टू बी शेड्यूल्ड ट्राइब फॉर द पर्पज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, उनको शेड्यूल्ड ट्राइब बोला जाएगा इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। फॉर द पर्पज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन को आप अंडरलाइन कर लेना। अब इसमें आप देखोगे ये ट्राइब दिया हुआ, ट्राइब, ट्राइब। इससे पहले आप एक काम करो, 338 पर आ जाओ। देखो इंटरलिंकिंग बहुत जरूरी होती है।
और इंटरलिंकिंग करके ही अगर आप पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, इंटरलिंकिंग मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि आप एक सेक्शन को पढ़ रहे हो सिर्फ वो एक सेक्शन कहीं पर लिंक नहीं हो रहा। अगर आपको लॉ पढ़ना है, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, तो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा इंटरलिंक होके पढ़ा जाता है। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन सबको एक सब इंटरलिंक होते हैं आपस में। कोई सेक्शन किसी आर्टिकल से लिंक होगा, कोई सेक्शन किसी दूसरे बेरेक्ट से लिंक होगा, तो इसको इंटरलिंकिंग बोलते हैं। ठीक है, और देखो एक, अब आपको ये बेसिक डिफरेंस तो पता होगा आई थिंक। एक एक्ट अगर दूसरे एक्ट से हो रहा है ना, तो इसको इंटर बोलते हैं, इंटरलिंकिंग। सपोज आईपीसी को सीआरपीसी से रिलेट कर रहे हो तो इंटरलिंकिंग होता है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आप कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे आर्टिकल से रिलेट कर रहे हो ना, तो उसको इंट्रालिंकिंग बोलते हैं। इंट्रालिंकिंग, एक आर्टिकल को दूसरे आर्टिकल से लिंक कर रहे हो। ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो मैं क्या बता रहा था, 338 पर आ जाओ। 338 पर फिर इस ट्राइब की बात बताऊंगा मैं आपको। पहले आप 338 पर आ जाओ। 338 आप अपने बैरेक्ट में साथ साथ मार्क करते रहो, क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे और बाद में आपको ये चीजें कोई बताएगा नहीं, ना आपको किसी और वीडियो में ये चीजें मिलेंगी। क्योंकि देखो, बैरेक्ट से पढ़ाना इतना इजी नहीं होता, और बैरेक्ट से मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे कोई भी बैरेक्ट से पढ़ा रहा होगा आपको, क्योंकि बैरेक्ट को पढ़ाना काफी डिफिकल्ट होता है। और दूसरी चीज, रियल एक्ट यही है, और जिसने बैरेक्ट पढ़ना सीख लिया ना, वो कुछ भी पढ़ सकता है। 338 पर आ जाओ। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, इससे पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं। देखो 338 में ना, 338 में पहले पहले प्रोविजन था, आपके पास अगर पुराना बैरेक्ट है तो आप उसमें नीचे नोट वो देखो, जो उसके नोट्स है नीचे वो देखो आप, उसमें आपको सेकंड उसमें लिखा मिलेगा। अगर मैं आपको पुराने बैरेक्ट में दिखाऊं 338, पुराने के नए में भी लिखा होगा आई थिंक, बट मैं आपको पुराने में दिखा रहा हूँ। कहाँ पर आ गए, हाँ ये देखो, ये देखो क्या लिखा है, 89th अमेंडमेंट से शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, 89th अमेंडमेंट मैं आपको बताया था ना, अमेंडमेंट कुछ अमेंडमेंट भी बहुत रेलेवेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उसी तरीके से ये 89th अमेंडमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। और 89th अमेंडमेंट जो है ना, ये एग्जाम्स में भी पूछी गई हुई अमेंडमेंट है। ये देखो, या नीचे लिखा हुआ मिलेगा। इस अमेंडमेंट से क्या हुआ, 89th अमेंडमेंट से आपने अगर आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो, तो पहले क्या था ना, पहले एससी, एसटी और ओबीसी, एससी एसटी और ओबीसी, इसके लिए कोई सेपरेट कमीशन नहीं हुआ करता था। कोई सेपरेट कमीशन नहीं हुआ करता था इसके लिए। जो जो इसको मैनेज करता था उसको बोलते थे स्पेशल ऑफिसर। स्पेशल ऑफिसर, स्पेशल ऑफिसर, स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अगर इसमें लिखा हो, देखो मेरे बैरेक्ट में तो मेंशन है, अगर आपके में मेंशन है तो आप उसको देखो, नीचे लिखा मिलेगा 338 वाली, जो 338 है ना, उसी के नीचे जो नोट्स है उसी में आपको मिलेगा ये लिखा हुआ। इसमें प्रिंटेड वाले में नहीं लिखा हुआ, इसमें तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा। लेकिन अगर आप, इसमें है कहीं,
मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि उसको देखकर आप समझ जाते कि पहले क्या था और अब क्या चेंज हुआ। तो अभी इसमें तो मेरे को कहीं दिख नहीं रहा। देखो पहले क्या था, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। पहले SC ST OBC के लिए कोई सेपरेट कमीशन नहीं हुआ करता था, स्पेशल ऑफिसर हुआ करता था, स्पेशल ऑफिसर फॉर SC एंड ST। OBC तो उस टाइम था भी नहीं, तो SC ST के लिए स्पेशल ऑफिसर था। उसके बाद जब अमेंडमेंट हुई, पहले तो ओबीसी को किस में जोड़ा गया, ये ओबीसी है ना, ओबीसी को एससी के साथ जोड़ दिया गया, एससी के साथ, ठीक है, ओबीसी को एससी के साथ जोड़ दिया गया। और जो ये स्पेशल ऑफिसर वाला सिस्टम था, इसको चेंज कर दिया और 89th अमेंडमेंट आई। 89th अमेंडमेंट 89th अमेंडमेंट में क्या हुआ, 89th अमेंडमेंट में एससी और एसटी के लिए अलग से कमीशन बना दिया गया। एससी और एसटी के लिए अलग से कमीशन बना दिया। तो ये तो चला गया 338 में, और इसके लिए 338A बना दिया। कब? 89th अमेंडमेंट में। 89th अमेंडमेंट कब आई थी? देखो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। ये 2003 की बात है, ये आपको बेयर में नीचे लिखे हुए मिलती है, और इसी तरीके के क्वेश्चंस प्रीलिमिनरी में आते हैं। तो 89th अमेंडमेंट में क्या करा, 2003 में एससी और एसटी के लिए अलग से प्रोविजन बना दिए गए। उसको बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो कमीशन बना दिए गए, जो 338 में एससी के लिए था, इसके अंदर इंक्लूडेड था ओबीसी, और एसटी के लिए बना दिया अलग से 338A। ये दोनों एक्ट आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। और दूसरा देखोगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये पहले नहीं हुआ करते थे। पहले जो हुआ करता था मैंने आपको बताया, पहले एक आदमी हुआ करता था, उसको बोलते थे स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। तो उसके बाद 89th अमेंडमेंट से थोड़ा सा और इजी करने के लिए इस प्रोसेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, SC ST इस तरीके से। अब और डिफिकल्टी यहां भी थी, SC और OBC में यहां भी डिफिकल्टी आ रही थी। फिर क्या किया गया, आप इसमें आओ पहले। अब आप ये कहोगे कि SC और OBC, जो पहले ये बता देता हूं आपको कि ये दोनों एक प्रोविजन में थे, वो कहां पर लिखा हुआ है, तो आप यहां पर आ जाओ। यहां पर 10th पर आओ पहले, 10th पर 338 के सबसेक्शन 10 पर आओ, 338(10) पर। In this article, a reference to the scheduled caste shall be construed as including reference to Anglo-Indian community। और यहां पर नीचे आओ, पहले यहां पर क्या लिखा हुआ था, जो पहले लिखा हुआ था, ये तो अब लिखा हुआ, ये न्यू एक्ट बता रहा हूं आपको। यहां पर तो 104 अमेंडमेंट आ चुकी थी, ठीक है ना, यहां पर लिखा भी होगा, ये रहा ना, 102nd, सॉरी 4 नहीं, सेकेंड अमेंडमेंट, 4 तो मैंने आपको बता दिया, सेकेंड, ये यहां पर नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। इस अमेंडमेंट से क्या चेंज हुआ वो बताऊंगा। 104 देख ली ना, 104 तो मैंने आपको बताया 331 से रिगार्डिंग एंग्लो इंडियन से रिगार्डिंग चेंजेस जो करे गवर्नमेंट ने 334 में। अब ये देखो पहले क्या था, पहले इस अमेंडमेंट से 102 अमेंडमेंट से पहले क्या था, यहां पर जो ये हटाया ना बीच का हिस्सा जो है, ये वाला जो पार्ट है, यहां पर क्या लिखा हुआ था, यहां ये लिखा हुआ था जो नीचे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखो, आपको अगर प्रॉपरली दिख रहा हो, देखो द वर्ड ब्रैकेट एंड फिगर्स
ओ सॉरी, यहां से पढ़ते हैं। इन दिस आर्टिकल रेफरेंस टू शेड्यूल्ड कास्ट, इन दिस आर्टिकल रेफरेंस टू शेड्यूल्ड कास्ट to such other backward classes as the president may on the receipt of the report of the commission appointed under 341 order specify also। तो ये जो पार्ट है ये पहले इधर लिखा हुआ था, इसका मतलब एससी के अंदर ही इंक्लूड करते थे ओबीसी को। पहले 102 जो अमेंडमेंट आई ना, उससे पहले एससी के अंदर ही ओबीसी को इंक्लूड करते थे। ठीक है, 102 अमेंडमेंट आई, उसके बाद क्या किया गया यहां पर, 102 जो अमेंडमेंट आई उससे इन दोनों को अलग कर दिया। कमीशन तो बना ही दिया था, उस कमीशन को अलग कर दिया और उसको बना दिया बी, ओबीसी को। तो 338 बी, आप आगे देखो उसको अपने बेयर एक्ट में 338 बी मिलेगा आपको, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इसमें मैं आपको दिखाऊं अगर बेयर एक्ट में, यहां जाओ, ये देखो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। और यहां पर नीचे देख लो 102nd अमेंडमेंट 2018, ये 2018 की बात है। ठीक है, तो समझे हुआ क्या, फिर से देख लो पूरा सिस्टम क्या हुआ। 338 में पहले सब कुछ इंक्लूड हो रहा था, ठीक है, और ये एससी और ओबीसी जो साथ में थे वो वाला प्रोविजन मैंने आपको बता दिया 338(10) में लिखा हुआ। ये पहले वाले एक्ट में, पहले वाले जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट से पहले बेसिकली आपको जो उसमें मिलेगा। उसके बाद क्या हुआ, पहले स्पेशल ऑफिसर का प्रोविजन होता था। 89th अमेंडमेंट आई 2003 में, उसमें इसको अलग किया गया, एससी को और एसटी को, ठीक है, अलग कमीशन बनाया गया इनके लिए। उसके बाद जो ओबीसी और एससी साथ में थे उसको 102nd अमेंडमेंट लाने के बाद 2018 में उनको भी अलग करके 338 में तो एससी को बना दिया गया नेशनल कमीशन, और 338 बी में ओबीसी को ऐड कर दिया गया। ठीक है, ये बात ठीक है, यहां तक कोई इशू नहीं है। अब आ जाओ दोबारा 366 के जो एससी एसटी पार्ट में मैं आपको बता रहा था। थ्री 366 के उसी पार्ट पर आ जाओ, 24 और 25 पर। यहां पर एससी एसटी इसके प्रोविजन अपना यहीं पर जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है इसी में, यहीं पर इसके साथ में ही मेंशन कर लो ये सारी चीजें, तो ज्यादा बेटर होगा। कल को आप रिवाइज भी करोगे मान लो तो आपके लिए ये इशू नहीं होगा कोई। यहाँ पर लिख लो ऐसे 338 ए और बी, इस तरीके से जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे, मतलब आप इधर उसको लिख लोगे ना तो आपको इशू नहीं होगा बाद में रिवाइज करते टाइम। तो 338 ए बी, 338 और ए और बी, तो वो आप पढ़ लो, आप उसको पढ़ सकते हो इजीली। उसमें कुछ नहीं लिखा, बता रखा है कि चेयरमैन कौन होगा, क्या होगा। जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली, ठीक है ना। एंग्लो इंडियन वाली बात 334 वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। अब बात देखो, ये ट्राइब जो यहाँ लिखा हुआ है ना, इसका क्या मीनिंग है। इसका मतलब ये है कि शेड्यूल्ड कास्ट जो है ना, शेड्यूल्ड कास्ट, चलो क्यों नहीं रहा ये, शेड्यूल्ड ट्राइब तो शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर इंक्लूड होगा, बट शेड्यूल्ड क्या है, कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, समझे। यहां पर देखो शेड्यूल्ड कास्ट में तो लिखा हुआ है ट्राइब, तो मतलब शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर तो ट्राइब आएगा। शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर तो हम शेड्यूल्ड ट्राइब को इंक्लूड करेंगे, लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर नहीं करेंगे। ये एक छोटा सा पॉइंट था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है।
तो आगे चलते हैं, दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। दूसरी डेफिनेशन हमें देखनी है। दूसरी डेफिनेशन एक ये देख लो पहले, लास्ट 30 पर आ जाओ। 30 पर सेक्शन 30, सॉरी सब सेक्शन 30 366 में ये इसको देखते हैं। यूनियन टेरिटरी की बात करता है ये। देखो मैंने आपको बताया कि सारी डेफिनेशंस मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन जो रेलेवेंट डेफिनेशंस हैं जिन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं या आए हुए हैं, वो वाली डेफिनेशंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और जो रह जाएंगी चीजें थोड़ी मोड़ी, उनको आप अपने आप भी उनकी रीडिंग कर सकते हैं। एक बार आपको डायरेक्ट पढ़ना आ जाएगा तो आपकी सारी जो है प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगी। बात करते हैं यूनियन टेरिटरी की। यूनियन टेरिटरी आपको पता है, यूटी बोलते हैं, ठीक है ना, यूटी बोलते हैं। आप मेरे को बताओ, कमेंट्स में लिखो कितनी हमारी स्टेट्स हैं और कितनी यूटी हैं। कितनी स्टेट्स हैं और कितनी यूटीज हैं। देखो यूटी मीन्स एनी यूनियन टेरिटरी। यूटी का क्या मतलब होता है? एनी यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। या तो फर्स्ट शेड्यूल में लिखी हो, या तो फर्स्ट शेड्यूल में लिखी है। ये भी बताओ आप मेरे को हमारे कितने शेड्यूल हैं, शेड्यूल कितने हैं, ठीक है ना, और पार्ट कितने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट तो मैंने आपको कल बताए थे 22 हैं। शेड्यूल बताओ कितने हैं, पहले कितने थे और अब कितने हैं, और स्टेट कितनी है, यूटी कितनी है। ये इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। यूनियन टेरिटरी मीन्स एनी यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल and includes any other territory comprised within the territory of India but not specified in that schedule। इसका क्या मतलब हुआ बताओ? इसका मतलब हुआ यूनियन टेरिटरी क्या होगी। देखो ये हमारी कंट्री है पूरी, ये हमारी कंट्री है। अब मेरे को डायग्राम इस पे इतना अच्छा होता नहीं है तो आप ऐसे ही समझ लो, ये हमारी एक कंट्री है। इसमें कोई जगह यूटी है, कोई स्टेट है, ठीक है, कोई स्टेट है, कोई यूटी है। मान लो ये यूटी है, ये स्टेट है, ठीक है। तो हर जगह मतलब कोई स्टेट, कोई जगह ऐसी नहीं है जो कहीं कवर नहीं होती हो, कोई स्टेट ऐसी नहीं है जो कहीं कवर नहीं होती हो। लेकिन मान लो कोई आइलैंड निकला है कल को, हमारे ये वाटर्स है ना, वाटर्स इधर अरेबियन है, लक्षद्वीप वाला एरिया है, तो यहाँ पर सपोज कोई आइलैंड निकला है छोटा सा, कोई आइलैंड डिस्कवर हुआ, आज नहीं पता, मान लो कल को मिला, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको किस में इंक्लूड करेंगे? इसको स्टेट मानेंगे या इसको यूटी मानेंगे, क्या मानेंगे इसको? तो यहाँ क्या लिखा है, यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। एक तो जो शेड्यूल में लिखी हुई है ना, फर्स्ट शेड्यूल है ना हमारा, फर्स्ट शेड्यूल जो है उसमें दोनों चीजें डिफाइंड, उसमें दोनों चीजें बता रखी है कि स्टेट क्या कितनी है, क्या है, कौन सी है, और यूटी कितनी है, कौन सी है, ठीक है ना। 28 और 8 आई थिंक, 28 और 8 है। तो ये जवाब तो मैंने दे दिया आपको, 28 और 8 वाला। तो यूनियन टेरिटरी मीन्स यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। एक तो जो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है वो, एंड इंक्लूड एनी अदर टेरिटरी कंप्राइज्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बट नॉट स्पेसिफाइड इन दैट शेड्यूल। अगर कोई शेड्यूल में नहीं लिखी और अगर किसी और चीज में भी फॉल नहीं करी तो वो यूनियन टेरिटरी होगी, ठीक है ना। अगर आप उसको टेरिटरी ऑफ इंडिया कह रहे हो, अगर सपोज मान लो ये वाटर्स कुछ एरिया 21 डेसिबल्स, क्या बोलते हैं वाटर एरिया को, आई एम नॉट कंप्लीटली श्योर अबाउट इट। तो मान लो ये वाटर एरियाज भी इंडिया के अंदर आता है, टेरिटरी के अंदर में, और इसमें कोई टेरिटरी कल को डिस्कवर होती है तो उसको भी हम यूनियन टेरिटरी में काउंट करेंगे। यूनियन टेरिटरी, उसको भी हम यूनियन टेरिटरी बोलेंगे, किसी स्टेट में काउंट नहीं करेंगे। क्यों? इसका रीजन ये है कि यूनियन टेरिटरी जो डायरेक्टली सेंटर के अंडर में आती है, ठीक है, और स्टेट के अंडर में उसको दे दोगे तो कोई स्टेट उस पर अपना अधिकार जमाएगा, ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को
वायलेट करेगा तो उसके लिए शायद ये हो सकता है, ये रीजन हो सकता है कि हमने उसको, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने उसको यूनियन टेरिटरी के अंदर ही रखने की सोची और यूनियन टेरिटरी में ही उसको रखना चाहा। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी हमने देख लिया, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स देख लिया, यूनियन टेरिटरी हमने कर लिया। एक और चीज बताता हूं, इधर आ जाओ 18 पर, 18 पर आ जाओ। 18 देखो, आपको पता होगा हमारी कंट्री में 3 तरीके की इमरजेंसी होती है। मतलब 3 तरीके से इमरजेंसी लगती है, 352, 56 और 360। ठीक है ना, तो नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल, 3 तरीके से इमरजेंसी लगती है। एक होती है नेशनल, एक होती है स्टेट, एक होती है फाइनेंशियल। तो ये क्या कह रहा है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अगर कभी वर्ड यूज होता है तो उसका मतलब क्या होगा, मीन्स प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 352। मतलब उसको हमेशा क्या माना जाएगा कि वो यहां पर इशू हुई है 352(1). मतलब ये कौन सी इमरजेंसी है, ये तो स्टेट, ये फाइनेंशियल, और ये जो बच गई ये क्या है, नेशनल। तो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अगर कभी बोला जाता है ना, ये वर्ड अगर यूज होता है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, तो उसको हमेशा क्या माना जाएगा कि वो नेशनल इमरजेंसी है, उसको हमेशा नेशनल इमरजेंसी माना जाएगा। ठीक है, प्रोक्लेमेशन का मतलब पब्लिक अनाउंसमेंट होता है, अगर किसी को नहीं पता हो, प्रोक्लेमेशन का मतलब पब्लिक अनाउंसमेंट होता है। ठीक है, एक और प्रोविजन देख लेते हैं इसी में, एक और देखते हैं, यहां पर 10 पर आ जाओ। 10 पर एग्जिस्टिंग लॉ। अब एग्जिस्टिंग लॉ का क्या मतलब है, देखो 1947 में देश आजाद हुआ, ठीक है, लेकिन इससे पहले भी हम कई रूल हो रहे थे। जैसे आप अगर देखोगे 1872 में एविडेंस एक्ट है आपका, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, सेम डेट पर ही लागू हुए थे दोनों। आप देखोगे 1860 का आईपीसी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मोस्टली एक्ट, तो मेरे अकॉर्डिंगली तो मोस्टली एक्ट आपको 1947 से पहले के ही मिलेंगे। कुछ एक्ट बाद में बनाए गए, बहुत कम एक्ट बाद में बने, अदरवाइज तो आपको सारे एक्ट पहले के मिलेंगे। तो ये आज भी एप्लीकेबल कैसे हमारी कंट्री के ऊपर, भाई हमने 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अपना, 1949 में हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर लिया। ठीक है, 26 जनवरी को, कुछ पार्ट 26 नवंबर को। उसके बाद भी ये जो पार्ट है, ये एक्ट है इस तरीके के, ये जो एक्ट है उसके बाद भी हमारे कंट्री के ऊपर कैसे एप्लीकेबल, बताओ। पार्टनरशिप एक्ट शायद 1932 आई थिंक, चेक कर लेना एक बार, और 1930 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट चेक कर लेना। तो मतलब है पहले की एक्ट है। तो इनको बोलते हैं एग्जिस्टिंग लॉस, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले एग्जिस्ट करते हैं। इसमें पढ़ते क्या लिखा हुआ है, एग्जिस्टिंग लॉज मीन्स एनी लॉ, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल और रेगुलेशन passed or made before the commencement of this constitution by, before the, ये देखो लिखा हुआ ना, before the commencement of this constitution, before the commencement of this constitution by any legislature, authority or person having a power to make such a law, ordinance, order, bylaw, rule or regulation। जिसके पास ये पावर थी कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, जिस अथॉरिटी के पास पावर थी लॉ बनाने की, अगर उस अथॉरिटी ने लॉ बनाया हुआ है तो उसको बोलेंगे एग्जिस्टिंग लॉ, एग्जिस्टिंग लॉ। इसी के साथ में आप लिख लो 372
254 और आर्टिकल 13 भी लिख लो इसी के साथ में। ये हम करेंगे, 372 करेंगे, 254, 13। ठीक है, एग्जिस्टिंग लॉ समझ आया, जो एग्जिस्ट करते थे कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले एग्जिस्ट करते थे ना, ये आईपीसी आज भी हम फॉलो करते हैं उसको। सीआरपीसी भी पहले का था लेकिन बाद में अमेंड हुआ वो, अदरवाइज तो वो भी 1800 समथिंग का था, तो ओरिजिनली तो 1800 था। अब आप वो देखोगे सीपीसी 1902 आई थिंक, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले का है। तो ये कैसे एप्लीकेबल आज भी, ये हम देखेंगे 372 में। ठीक है, 372, 254 और इनमें हम देखेंगे। 254 रिपग्नेंसी की बात करता है, में मोस्टली क्या कहते हैं, मेनली तो हम 372 की बात करेंगे। तो ठीक है, और बाकी डेफिनेशंस में और बाकी कुछ ऐसा है नहीं जो हमारे लिए अभी रेलेवेंट हो। जैसे ये लिखा आर्टिकल मीन्स एन आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस तरीके की चीज तो आप पढ़ सकते हो खुद ही। बोरो मतलब सिंपल चीज है, क्लॉज का मतलब क्या होगा, क्लॉज ऑफ आर्टिकल इन विच द एक्सप्रेशन अकर्स। टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स का मतलब क्या होगा, टैक्स ऑन इनकम सो फार एज टैक्स। अब इनके लिए अलग एक्ट बने हुए हैं, तो पढ़ सकते हो आप इनको। कोई इनमें मेरे को नहीं लगता कि कोई डिफिकल्टी आएगी। डेट पढ़ना है, डेट, एस्टेट ड्यूटी, एक बार आप बेयर रीडिंग इनकी कर सकते हो। अदरवाइज इनसे क्वेश्चन देखो आए नहीं है, मैंने देखे नहीं है, और ना ही ये इतना रेलेवेंस रखते हैं ये चीजें, क्योंकि ज्यादातर ये चीजें यूज में आती नहीं है, बहुत रेयरली कम यूज आती है। तो लेकिन आप फिर भी एक बार मैं ये कहूंगा कि आप इनकी बेयर एक्ट मतलब एक रीडिंग कर सकते हो, ज्यादा डीप में जाए बिना। बस आपको ये पता हो कि कहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है। जैसे हाई कोर्ट है, ये हम देख लेंगे, हाई कोर्ट पढ़ेंगे ना जब हम 214 पढ़ेंगे तब देख लेंगे इसको। तो और पार्ट पेंशन ये भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कर लिया हमने। शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, और तो ये सब आप एक बार बेयर एक्ट की रीडिंग कर सकते हो इनकी। अदरवाइज डेफिनेशन का मेरी तरफ से डेफिनेशन क्लोज कंप्लीट हो गए। ठीक है, और अगर कोई एक आधी चीज छूट गई होगी तो हम उसे कवर कर लेंगे। 372 जो मैंने आपको बताया एग्जिस्टिंग लॉज में, ये हमें करना है, एग्जिस्टिंग लॉज में है ये। तो ये डिस्कस करना है कि जो लॉज थे पहले वो आज भी एप्लीकेबल कैसे है हमारी कंट्री के ऊपर, जो लॉज हम पहले यूज करते थे वो आज भी कैसे एप्लीकेबल है हमारी कंट्री के ऊपर, और क्या प्रोविजन इनके रिगार्डिंग, क्या हमारे संविधान में क्या इसके रिगार्डिंग प्रोविजन। ठीक है ना, तो ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे बाकी, ये जो करना है हमें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है ना, तो आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो डू लाइक एंड डू कमेंट, सब्सक्राइब करो ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आए टाइम टू टाइम। ठीक है, तो थैंक यू।